कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, वो क्या था? सेल। क्या कहता? सेल। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था, मैंने आपको ये बताया था कि जो सेल होती है, आपको पता है जितने भी लिविंग है धरती वो किससे बने होते हैं? सेल से। किससे बने होते हैं? सेल से। अगर बेटा किसी के पास प्रॉपर सेल नहीं है तो वो लिविंग है क्या? नहीं है। हमने ये बताया था, जब मैंने आपको द लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया था तो मैंने बताया था द लिविंग वर्ल्ड में कि लिविंग के जो बेसिकली कैरेक्टर होते हैं उसमें डिफाइनिंग कैरेक्टर था एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या था बेटा? जिसमें मैंने बताया था सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उससे ह्यूमन बॉडी बनती है। पता है आपको इतनी बात? ठीक है। तो इसका इसीलिए मैंने कहा था जो वायरस होता है, क्या होता है? वायरस, वो प्रॉपर एक सेल नहीं होता, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। मैंने यही बताया था सेल जो होता है वो सबसे पहले, अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो मैंने कहा था डेड जो सेल होती है उसकी डिस्कवरी किसने कर दी? रॉबर्ट हुक। सबको पता है। लिविंग सेल की किसने देखा था? लेवेनहॉक। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। सब बच्चे पढ़ के हैं? ठीक है। इसके बाद बताओ सेल थ्योरी जो सबसे स्टार्टिंग दी थी, जो फेल हो गई थी, वो किसने दी थी? सैचर्टन एंड स्वान। पता है आप लोगों को? ठीक है बेटा। इसके बाद जो प्रॉपर बाद में बताया था वो क्या बता नहीं पाए थे कि न्यू सेल कैसे फॉर्मेशन होता है न्यू सेल का। ठीक है। इसके बाद कौन साइंटिस्ट आए थे? बिरचो। ठीक है। उन्होंने बताया था कि नई सेल अपनी पुरानी सेल से बनी होती है। इतना आपको क्लियर है? ठीक है। इसके बाद बेटा आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप की सेल होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। मैंने कल आपको सिंपल भाषा में बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो प्रिमिटिव सेल होती है, सबसे पहले धरती कोई आई होगी, उसके बाद ही बनी होगी यूकैरियोटिक सेल। मैंने ये भी कहा था जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके पास डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल तो ट्रू सेल होती है, उसके पास सब कुछ प्रेजेंट होता है। जैसे सबको एग्जांपल की बात करें तो आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपिटस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये सब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। पता है आपको इतना? इसके बाद मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। हमने ये भी देखा था कि राइबोसोम एक अकेला ऐसा सेल के अंदर स्ट्रक्चर है जो नॉन मेम्ब्रेनस है, उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। और राइबोसोम ही ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो किसी ऑर्गेनेल्स के अंदर है। जैसे मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है। ये कल हमने साफ साफ मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया है, वहां पे स्टार बनवा दिया है। बताया था कल आपको। इसके बाद मैंने इतना ही पढ़ा था हम लोगों ने, और क्या पढ़ा था बेटा? यही सब समझा था। ठीक है। सेल के बारे में समझ गया था। मैंने कहा था सभी लिविंग सेल से बने होते हैं। सेल थ्योरी क्या कहती है कि लिविंग जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं, उसके ऑर्गन से बने होते हैं। और दूसरी बात, नई सेल जो बनती है वो अपनी पुरानी सेल से बनी होती है। अगर बेटा ऐसा ना हो तो फिर तो हम नई सेल बना लेंगे अपने और अपने आप घर पे बना के उससे क्या करेंगे? कोई भी हम इंडिविजुअल डेवलप करवा सकते हैं। भैया हमें कोई क्या चाहिए? हमें घोड़ा चाहिए, उसकी सेल बनवाएंगे और उसके बाद घोड़ा डेवलप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी न्यू इंडिविजुअल जो बनता है वो अपना हमेशा पुराने इंडिविजुअल से बनता है, यानी कि पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। क्या पढ़ेंगे? आप लोगों को ये भी पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल खाली एक किंगडम के मेंबर्स में होती है, वो कौन सा है? मोनेरा। कौन सा है? मोनेरा। और मैंने आपसे कहा था मोनेरा में हम लोग जो पढ़ते हैं वो तीन के लिए पढ़ते हैं बेसिकली। एक होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है माइकोप्लाज्मा और तीसरा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। इनके पास होती है प्रोकैरियोटिक सेल और बकाया जितने भी एनिमल्स हैं धरती पे सबके पास कैसी सेल होती है? तो सिंपल भाषा में आप लोग बोल दिया करो कि प्रोकैरियोटिक सेल खाली बैक्टीरिया के पास होती है। किसका होती है? अब एक बात बताओ, आप लोगों को पता है बेटा बैक्टीरिया कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय, यानी कि सिंगल सेल से बना होता है। अगर मैं बैक्टीरिया की स्टडी करूं तो मान लो कि मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहा हूं। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करूं तो मान लूंगा बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहा हूं। बात तो एक ही है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास होती है? बैक्टीरिया के पास। और बैक्टीरिया कैसा है? यूनिसेलुलर। समझ गए आप लोग? अगर मैं अगले बात करूं तो आपको पता है सेल के हिसाब से जो एनिमल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं यूनिसेलुलर और कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर। मैंने कहा था यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसके पास सिंगल सेल हो। अब प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा में, और अगर यूकैरियोटिक है तो प्रोटिस्टा में। किसमें? आपको पता होगा कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, वाले एनिमल होते हैं, और जो प्रोटिस्टा होता है उसमें सेल कौन सी जाती है? यूकैरियोटिक। लेकिन अभी भी कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। उसके बाद फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया,
तीनों में जो भी एनिमल्स हैं वो सब कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। और यूनिसेलुलर का मतलब दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मोनेरामा और यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। क्लियर है? इतना सही बच्चों? क्लियर है बेटा? अभी भी बच्चा ऐसा तो नहीं बैठा जो मैं बोल रहा हूँ मोनेरा प्रोटिस्टा वही ना बताओ क्या है? पता है ना ये 5 किंगडम होते हैं, आपको पता है सारे लिविंग डिवाइडेड है 5 किंगडम में। ठीक है, तो आप लोग इतना बेसिक समझ गए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में? तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्या क्या होता है, बकाया हम लोग किताब पढ़ लेंगे आराम से। अब देखो पहले यहाँ पे मैंने कल आपको कुछ बताया था, मैंने कहा था जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, दिख रहा है सब लोगों को? नहीं दिख रहा है? और कौन सा कलर लगाऊं? ये से दिख रहा है। वैसे आपको पता है इसका जो ये रखा करो, अभी देखो ये जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक कर दूं, ये कर दूं, ये वाला अब सही है। हाँ सही कह रहे हो, इतना ज्ञान दे दिए करो बैठे बैठे कि कौन सा कलर ले लो क्या ले लो। ठीक है बेटा, आप बातें मत करो। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बात बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो पाई जाती है मोनेरन्स में, यानी कि मोनेरा किंगडम के एनिमल्स में। सबसे तो हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं बैक्टीरिया में। किसमें बोल सकते हैं बेटा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में सब लोग जानते हैं? बताओ, ऐसा तो बच्चा तो नहीं बैक्टीरिया के बारे में जानते? हमारे पास में बैक्टीरिया कहाँ पे? हाँ हो सकता है, पता नहीं कितने बैक्टीरिया यहाँ पे बैठे होंगे। अरे बैठे ना होगा तो मैं वही कह रहा हूँ, होंगे मतलब घूमते होंगे। आप लड़ाई मत करो। देखो बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस होता है सुन लो बच्चे। बैक्टीरिया वायरस में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं ना, वो समझा दूं। देखो वायरस का मतलब होता है जो हमेशा डिजीज करता है, यानी बीमारी करता है। लेकिन बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होते हैं और बहुत ज्यादा बीमारी कॉज भी कर सकते हैं। आपने बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने? और आप लोगों ने बहुत सारे बैक्टीरिया के फायदे ही पढ़े होंगे। भाई अभी वैक्सीन बनी तो बैक्टीरिया की हेल्प से बनी। आप लोगों को जितनी एंटीबायोटिक्स बनती है बैक्टीरिया की हेल्प से बनती है। जितना जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है बैक्टीरिया के रूप में, हम लोग कोई डीएनए बेचते हैं वो किसके रूप में बेचते हैं? बैक्टीरिया के पास में बेचते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया से बहुत सारे हमारे लिए खाने के लिए बनता है। बैक्टीरिया बनाते हैं, दूध से दही बनता है, बैक्टीरिया बनाता है। ठीक है, इडली डोसा बनता है सब बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। आप लोग पीते हो शराब वगैरह, वो किससे बनती है? आप लोग नहीं बनता दुनिया में लोग पीते हैं, वो कौन बनाता है? बैक्टीरिया ही बनाते हैं। तो बैक्टीरिया के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं और बैक्टीरिया के बहुत ज्यादा नुकसान भी हैं। लेकिन वायरस का एक ही काम है, वायरस हमेशा क्या करता है? नुकसान करता है, बीमारी ही करता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात बैक्टीरिया प्रॉपर सेल होता है क्योंकि बैक्टीरिया लिविंग होता है। अगर बाहर घूम रहा है तो बैक्टीरिया क्या है? लिविंग। क्योंकि बैक्टीरिया यानी कि हम बोल सकते हैं उसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन वायरस के पास कोई भी सेल नहीं होती है। वायरस जब हमारे अंदर जाता है तो वो कैसा होता है? लिविंग। वैसे कैसा रहता है? नॉन लिविंग। क्योंकि वायरस के पास खाली जेनेटिक मटेरियल और बस प्रोटीन होता है और उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होता है जिससे वो मेटाबॉलिज्म कर सके। समझ गए हम लोग? तो अब हम लोगों को तो यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल के पास, तो इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या होती है बेटा? प्रेजेंट होती है। मैंने कहा था यहाँ पे बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का मतलब डीएनए होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल जानते हो क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू या जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसे बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद अगर हम अगले बात करें तो बेटा आपको बताओगा यहाँ पे बोलो मत, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपसाइड होती है। लेकिन जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले, तो आपको बताइए यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? इसके बाद अगर हम अगले बात करें तो आपको पता है मैंने कहा था जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है। भाई प्रोकैरियोटिक सेल भी करती है। आपको पता है बैक्टीरिया कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक। मतलब बैक्टीरिया हर टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं,
ऑटोट्रॉफ मतलब ये तो होगा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक मतलब सैप्रोफिटिक भी होते हैं, सही है, पैरासिटिक भी होते हैं, बहुत सिम्बायोटिक तरीके से भी रहते हैं। तो बैक्टीरिया अगर फोटोसिंथेटिक है और उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? तो उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटोफोर। क्या होता है? क्रोमैटोफोर। और इसमें इसका क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल। इसके बाद रेस्पिरेशन का क्रिया करना है तो रेस्पिरेशन के लिए होता है मीसोसोम। क्या होता है बेटा? मीसोसोम होता है। इसके बाद बैक्टीरिया की 3 कवरिंग होती हैं। देखो हमारे पास होती है 1 कवरिंग, कितनी होती है? खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट के पास होती है 2 कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल भी। और बैक्टीरिया के पास 3 होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इसके बाद एक होता है कैप्सूल जिसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये 3 लेयर हो गई इसके पास। इसके बाद आपको बताया बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला भी होता है, क्योंकि बैक्टीरिया मोटायर होता है, इसका मतलब क्या होता है उसके पास? फ्लैजिला। ये भी होता है बैक्टीरिया के पास। और एक चीज होता है बैक्टीरिया के पास 2 डीएनए होते हैं। कितने होते हैं? एक होता है बेटा जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक का मतलब क्या होता है? जो डीएनए पूरी बॉडी के फंक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, चला रहा है, जैसे हमारे पास है। और इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है। क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे बोलते हैं क्या? क्वेश्चन बताएगा प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बेटा? और जो यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में, किसमें होता है? तो अगर आपको इतनी बातें आती हैं इसका मतलब यह है कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो किताब में कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ने था बताना बेटा? आज पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल ना। मैंने कहा था सेल जो होती है साइज के हिसाब से अलग अलग होती है, सही है। उसका फंक्शन क्या है इस पे डिपेंड करता है। जैसे आपको पता है नर्व सेल है तो लंबी ही होगी, क्योंकि आपको पता है बेटा नर्व का काम क्या होता है? इंपल्स को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो अगले अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास होती है? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, और एक होता है पीपीएलओ, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ बेटा सबसे फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए बोलो मत बेटा। देखो किताब निकाली हमने, यहाँ पे लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय अ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, इसका कोई एग्जांपल आपको पता है? नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया का नॉस्टॉक और एनाबीना, पता है आपको? ठीक है, अगले कह रहा है बेटा माइकोप्लाज्मा एंड कह रहा है पीपीएलओ, जिसका फुल फॉर्म होता है प्यूरिनो लाइक ऑर्गेनिज्म। इनके पास सबके पास कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। बकाया इस दुनिया में जो भी है सबके पास कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब ये हुआ धरती पे सबसे पहले कौन आया होगा? बैक्टीरिया ही आए होंगे। धरती पे सबसे पहले कौन आया होगा? और बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल ही आई थी। और हमने ये पढ़ा भी था, जब आप लोग पढ़ोगे इवोल्यूशन, क्या पढ़ोगे? तो वहां पे जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दिखाया गया तो उसमें बताया गया सबसे पहले कौन आया था? प्रोकैरियोटिक सेल आई थी, और उसके बाद यूकैरियोटिक सेल आई थी। और ये बात आप भी समझ सकते हो बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले यूकैरियोटिक सेल आई होगी उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया सब दिखना बंद हुए होंगे। या जो एक बात और है, एवोल्यूशन जो भी होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता। कैसा होता है? इरिवर्सिबल। मतलब अगर एक बार हो गया तो फिर वो हो जाता है। ऐसा नहीं कि अब तुम, ऐसा नहीं कि बंदर से इंसान बन गए तो इंसान से बंदर फिर से बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप इंसान से भगवान तो बन सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि इंसान से आप लोग बंदर बन जाओगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग इंसान बन गए तो इंसान रहना, ठीक है, रहोगे। अगले देखो बेटा, तो कह रहा है दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नर्म करो स्टार नो पे। ये कहना चाह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा जल्दी रेप्लिकेट वो डिवाइड कर जाती है किससे? यूकैरियोटिक सेल से। ठीक है, कह रहा है दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। आपको पता है यहां पे बेटा 4 बेसिक क्या होती हैं? शेप होती हैं। किसकी? अभी आपको पता होना चाहिए। देखो ये इधर देखो,
अगर कोई बैक्टीरिया रॉड लाइक है, कैसा है? रॉड लाइक का मतलब ऐसे है, कैसा है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बैसिलस। क्या बोलते हैं? समझ गए आप लोग? अगर किसी बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल का, देखो मैं प्रोकैरियोटिक सेल बोल रहा हूँ उसका मतलब बैक्टीरिया बात कर रहा हूँ, बैक्टीरिया बोल रहा हूँ तो क्योंकि वो यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर बैक्टीरिया रॉड लाइक स्ट्रक्चर में है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल रॉड लाइक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैसिलस। क्या बोलते हैं बेटा? दूसरा ये कह रहा है अगर कोई बैक्टीरिया कैसा है? स्फेरिकल। कैसा है बेटा? तो उसको क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, अगर कैसा है? स्फेरिकल है। तीसरा कह रहा है अगर बेटा कॉमा शेप है, कॉमा कौन जानते हो? अगर ऐसे है, ये क्या है? कॉमा शेप, तो उसको क्या बोलते हैं? विब्रियो। और अगर बेटा सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार जानते हो? ऐसे ऐसे है। अगर ऐसे है तो इसको बोलते हैं बेटा क्या? स्पाइरलम। समझ गए? अगर स्पाइरल है तो बैक्टीरिया की कितनी शेप हो गई टोटल? 4। पहली कौन सी हो गई बेटा? रॉड लाइक, दूसरी फोकस, तीसरी कॉमा शेप और चौथा स्पाइरलम। अगर जैसी उसकी शेप है वैसे ही उसका क्या है? नाम है। अगर आपको ध्यान रखना है, अगर रॉड लाइक है तो क्या नाम है उसका? बैसिलस। अगर स्फेरिकल है तो फोकस, कॉमा शेप है तो विब्रियो, और अगर स्पाइरल है तो स्पाइरलम। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पे कितनी शेप पढ़नी है हमें टोटल? 4। ठीक है, और 4 शेप के हिसाब से हमने इसके नाम को डिसाइड कर लिया कि जैसे इसकी शेप और वैसा इसका नाम। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखो। कह रहा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। अब ये क्या कहना चाह रहा है? देखो बेटा, ये कह रहा है आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है यानी कि बैक्टीरिया होता है वो हर जगह रहता है। मैंने एक बार आपको बताया था, आपने वो एक क्विज सुना होगा जैसे वो बोलते हैं जहाँ पहुंचे कवि वहां पहुंचे क्या? रवि। ये तो बोलते हैं। अरे आपको पता नहीं है बात? जहाँ ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। अरे सॉरी, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसा बोलते हैं। सही है? तो देखो इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा जो कवि लोग होते हैं, कवि लोग वो एकदम अंदर से बातों को निकाल के लाते हैं। जैसे अगर धूप है, धूप आई हुई है और अगर थोड़ी बहुत उसकी बूंदे, तो वैसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि सूरज की किरणें आके हल्के हल्के गिर रही थी जमीन पे और वहां पे उसकी बूंदें चमक रही थी, वहां से राजा घोड़े पे आ रहा था, रानी जैसे देख रही थी। ऐसे इस तरीके से उसको मसाला लगाते हैं कि उसको पढ़ने में मजा आता है। तो इसीलिए बोलते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन आप लोग बायोलॉजी के, तो आप लोग ये क्या करो, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे बैक्टीरिया। क्योंकि बेटा बैक्टीरिया हर जगह है, हर जगह लोग जानते हैं। पता क्या? बैक्टीरिया वहां भी है जहां पे सनलाइट भी नहीं पहुंचती, तो कोई लिविंग नहीं रह सकता, सनलाइट नहीं पहुंचेगी। लेकिन बैक्टीरिया वहां भी रहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं कीमोसिंथेटिक। क्या होते हैं? यानी कि बैक्टीरिया समुद्र की तली में भी रहते हैं और जहां पे कोई भी लिविंग का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा कि बैक्टीरिया के अलावा कोई भी लिविंग विदाउट सनलाइट के सर्वाइव कर ही नहीं सकता, चाहे कोई भी हुआ। लेकिन बैक्टीरिया एक ऐसा होता है जो कीमोसिंथेटिक होने के कारण वो कहीं भी रह सकता है। सही है? बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन समझ सकते हो आप लोग, हर टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक भी हेटरोट्रॉपिक भी। ऑटोट्रॉपिक में दोनों टाइप का, फोटोसिंथेटिक भी और कीमोसिंथेटिक भी। यानी कि सनलाइट होगी तो खाना बना लेगा, सनलाइट नहीं भी है तो केमिकल्स होते हैं वाटर वगैरह में घुले हुए, उनसे एनर्जी ले लेगा। हेटरोट्रॉपिक की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक भी होता है, मतलब सड़े गले में भी रह लेगा। बैक्टीरिया पैरासाइटिक भी होता है, दूसरे को बीमारी भी कर देगा। और बैक्टीरिया मतलब सिम्बायोटिक भी होता है, किसी के साथ भी रह लेगा। मतलब बैक्टीरिया हर तरीके से न्यूट्रिशन ले लेता है। इसका मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो डाइवर्सिटी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसीलिए बोलते हैं कि बैक्टीरिया को अगर आप लोग एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाओगे तो उसमें हजारों टाइप के आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा इसका कारण क्या है तो आप लोग बोलोगे सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे? सेल वॉल के, वो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो हर जगह सर्वाइव कर जाता है। दूसरा, बैक्टीरिया में जो एंजाइम्स की जो वेरिएबिलिटी होती है, देखो आप लोग हमेशा ध्यान रखो, अगर आप लोग यहाँ पे रह रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपके जो नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल होगा एंजाइम के वर्क करने का, वो होगा 25 से 35 लगभग। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, और अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तब भी आपको क्या होगी? प्रॉब्लम। अगर आपको मैं 0 डिग्री भेज दूं तो आप लोग बीमार हो जाओगे। इसका रीजन क्या है कि आपके एंजाइम्स काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि एंजाइम्स का काम मतलब होता है
एंजाइम्स सबसे ज्यादा काम तब करते हैं जब उनका ऑप्टिमम लेवल होता है, मतलब जितने टेम्परेचर को वर्क कर सकते हैं। डॉक्टर इसलिए तो कहता है कि आप पानी पियो तो गर्म करके पियो। क्यों कहता है? आप लोग दवाई खाओ, गर्म करके पानी खाओ, जिससे अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है तो उसका आप टेम्परेचर दोगे तो जो एंजाइम होगा बैक्टीरिया का वो क्या हो जाएगा? खत्म, यानी डीनेचर हो जाएगा। और डीनेचर होगा उसके बाद बैक्टीरिया बाद में ग्रो नहीं करेगा। अगर आपने ऐसे ही पानी पी लिया तो बैक्टीरिया आपके अंदर चला जाएगा। अगर हमारे पास इम्यूनिटी पावर अच्छी है, भाई हमारे पास इम्यूनिटी पावर होती है, इस चक्कर से हम बच जाते हैं, बीमारी नहीं होती। जैसे आपके लार जो सलाइवा होती है उसमें आपको पता होगा लाइसोजाइम होता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है। इसके बाद स्टमक में हमारे क्या होता है? एक एसिड होता है, सही है, म्यूकस होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम बच जाते हैं। अगर आपके पास अगर ये इम्यूनिटी पावर ना हो तो बेटा 1 मिनट के अंदर आप बीमार हो जाओगे। जैसे आपने देखा कोई पेशेंट जल जाता है, जल स्किन भी तो हमारी इम्यूनिटी कम करती है। कोई पेशेंट जल जाता है और वो ज्यादा जल गया है, बहुत ज्यादा, तो आपने देखा होगा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जाता है, मतलब छुपा के बिल्कुल पूरा पट्टी वट्टी लगा के आराम से करते उसे रखा जाता है। अगर 1 मिनट को पट्टी खोल दो तो उसको तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया डायरेक्ट कैसे जाएगा अंदर। समझ गए आप लोग? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैक्टीरिया हर जगह होता है। इसका कारण क्या है कि उसके पास क्या है? सेल वॉल स्ट्रक्चर। अगले देखते हैं क्या कह रहा है। क्या है? ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये क्या है देखो, अगले देखो, यहाँ पे इनका साइज दिखाया गया बेटा, साइज देख लो। पीपीएल को कितना दिखाया गया है? 0.1 न्यूयम। और इसके बाद टिपिकल बैक्टीरिया होता है उसका कितना दिखाया गया है? 1 से 2 न्यूयम। और इससे भी छोटा होता है क्या? वायरस। लेकिन वो कैसा होता है? नॉन लिविंग, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करते। समझ गए आप लोग? और ये कह रहा है ये बेटा कैसे सेल है? यूकैरियोटिक सेल। अब देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। आपको पता होगा ये बात, मैंने आपको माइकोप्लाज्मा के 3 कैरेक्टर बताए थे, 4। क्या क्या बताए थे? ध्यान है आपको? कुछ चीजें डायरेक्ट ध्यान कर लिया करो बेटा, याद कर लिया करो। मैंने कहा था 4 ही कैरेक्टर है उसके माइकोप्लाज्मा, वो भी याद नहीं है आपको। पहला सेल वॉल एब्सेंट, दूसरा मैंने बताया था विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव करना, तीसरा बताया था क्या? पैथोजेनिक यानी कि बीमारी कॉज करना, और एक और बताया था सेल वॉल हो गया नहीं होता है, और दूसरा विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव करना, और तीसरा पैथोजेनिक। एक और होता है हाँ स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये था। तो आप लोग बताओ ये जो यहाँ पे कह रहा है कि अगर माइकोप्लाज्मा के पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है लेकिन उसके पास सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट। और बैक्टीरिया के पास सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट। क्लियर हुआ? ठीक है। अगले कह रहा है फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म। होगा बेटा भाई, साइटोप्लाज्म तो होगा ना। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो होता है। अगले कह रहे हैं देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट। बहुत अच्छे सो रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन सो रहा है? कौन कौन सो रहा है बेटा? मैं शकल देख के बता लेता हूँ कौन कौन सो रहा है। आप लोग रात में सोते नहीं हो हैं? क्या करते हो रात में? बता दो। चलो मुझे बताओ, लेकिन बेटा रात में आप लोग थोड़ा सो भी लिया करो, कम से कम 4 घंटे सो लिया करो, 4, 5, 6 घंटे, 5 घंटे सो लिया करो, ठीक है? अब आप लोग रोबोट तो नहीं हो ना कि जागते रहोगे हमेशा, रात में भी और दिन में भी, ठीक है? एक बात और बताऊं, अगर आप लोगों को दिन में बहुत स्वस्थ रहना है, सही है, एक्टिव रहना है, तो आप लोगों को मैक्सिमम आप लोगों को 5 से 6 घंटे की नींद लेनी ही पड़ेगी। दिन में नहीं, रात में। कहाँ बेटा? रात में। और 6 घंटे की नींद का मतलब आप तो कैसी होती है? तो शनिचर हो, इसका मतलब कि रात में पूरी नींद ले रहे हो, 12 घंटे की, दिन में भी ऊँग रहे हो, तो देखा तो डॉक्टर को दिखाओ। और ऐसी कंडीशन होती है कुछ, अपना ब्लड टेस्ट करवाना, या तो तुम आलसी हो या ब्लड टेस्ट करवाना तो कोई डिजीज होगी। हैं? क्या बोल रहे बेटा? बोलो मत, डिस्टर्ब मत करो दूसरे को। ये देखो आप शांत रहो, मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग प्रॉपर बोल कौन रहा है, लगभग 6 घंटे की नींद ले लिया करो। और 6 घंटे के बाद अगर आपको नींद लग रही है तो इसका मतलब आपको फिर दिक्कत है। आप लोग थोड़ा फिर सुबह को टहलो लो, एंजॉय करो, तब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? वरना आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत सारी, ठीक है? 6 से 7 घंटे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं बेटा। अगर आपने 5 घंटे से कम सोए तो आपके यहाँ दर्द होगा सर में,
और फिर अगर हम ऐसा जागने से रात में फायदा क्या जो हमारा पूरा दिन बेकार हो जाए? भाई ये भी तो है, रात में उतना जागो ना तो दिन में अच्छा लगे। अब दिन में भी सो रहे हो, रात में भी सो रहे हो, तो कर क्या रहा दुनिया में? बेटा अब शांत जाओ, इधर आ जाओ। देखो यहाँ पे कह रहा है देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेमोरी नहीं होती है। और अगले कह रहा है जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली कैसा होता है? कैसा होता है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ नहीं होती है, इसीलिए कहते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। क्या होता है? और कह रहा है नॉट इनवेलप। इनवेलप कौन होता है? कवर। क्या होता है? बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कह रहा है इन एडिशन टू द जेनेटिक मटेरियल, बोलो मत बेटा, जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। ये क्या कह रहा है? मैंने कहा था बैक्टीरिया पास कितने डीएनए होते हैं? दो। एक होता है जीनोमिक डीएनए और एक होता है एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? मैं थोड़ा सा आपको उस बारे में समझा दूं। ये आप लोग सोच रहे हो पता नहीं क्या है ये है कुछ नहीं। अभी आप मान लो सपोज कि आप लोगों को कोई दवाई बनानी है। क्या बनानी है? दवाई। और वो दवाई इतनी क्वांटिटी में बनानी है कि सभी इंडियंस को लग जाए। मान ली वैक्सीन बनानी है। क्या बनानी है? अब देखो क्या होता है, इस बैक्टीरिया का यूज क्या होता है समझो। यहाँ पे ये होता है बेटा, देखो ऐसा होता है, समझ लो एक बार, ठीक है? जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ऐसा होता है, बैक्टीरिया है ये। क्या है बेटा? बैक्टीरिया। इसके पास एक तो हो गया जीनोमिक डीएनए, इसका खुद का डीएनए जो इसके बॉडी के कैरेक्टर को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। एक इसके पास एक डीएनए और होगा जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा, या मैं लिख रहा हूं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बेटा? इसका काम क्या होता है समझो। मान लिया तुम्हें क्या करना है, कोई वैक्सीन बनानी है। क्या बनानी है? वैक्सीन। और वैक्सीन बनानी है सभी इंडियंस को लगानी है। अब इतने अमाउंट में कैसे बनेगी? मैंने कोई ऐसी, अब कोरोना वायरस आया, सही है, अब दोबारा आया ना कभी लाइफ में, एक बार आ गया, बच गए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ आप लोग खुद समझो। अगर मुझे वो प्रोटीन, मान लिया सपोज मुझे बकरी के दूध में मिल गई, जो मिल्क होता है उसमें मुझे मिल गई, प्रोटीन बन रही है। अब ऐसा तो है नहीं मैं पूरी इंडिया की बकरी इकट्ठी करूंगा और सबका दूध निकालूंगा, फिर उससे प्रोटीन निकालूंगा। ऐसा तो नहीं करूंगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये देखूंगा कि जो बकरी के दूध में प्रोटीन बन रहा है, ध्यान सुनो बेटा, बकरी के दूध में प्रोटीन बन रहा है, उसको डीएनए में कौन सा जीन बना रहा है, और मैं उसी जीन को क्या करूंगा? निकाल लूंगा। क्या करूंगा? निकाल लूंगा। और बेटा उसको, और मैंने इधर निकालूंगा इसको बाहर, और इसको निकाल के, और उसको मैंने, मान ली ये जीन है जो प्रोटीन बना रहा था किसमें? बकरी के दूध में। अब मैंने एक बकरी के डीएनए से एक खाली जीन निकाल लिया, बस वही वाला जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब मैंने क्या किया, ये देखो ये बाहर आ गया, इसके इतने सेगमेंट को काटा और ये वाला क्या कर दिया? ऐड। क्या कर दिया? इसको बोलते हैं फिर बाद में रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? सही है, आपको उसमें बताएंगे कि इसका हेल्प क्या होता है। अब मैंने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर कर दिया? अब बेटा मैं क्या करवाऊंगा? लैब में जाके ये बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाऊंगा, यानी कि माइक्रोबियल एक्टिविटी कराऊंगा। और ये बैक्टीरिया बेटा बहुत नंबर में बहुत जल्दी बन जाती है, और उसके बाद ये बैक्टीरिया क्या बनाएंगे? इस जीन का प्रोटीन, और वो प्रोटीन को मैं क्या कर लूंगा? इनसे निकाल लूंगा, और उसको फिर मैं वैक्सीन या कहीं भी फिट कर सकता हूँ। समझ गए आप लोग? तो ऐसे करके इस प्लाज्मिड का क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में। किसमें करते हैं बेटा? समझ गए? या मुझे दूसरी बात सुनो, अगर मुझे किसी प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर कोई जीन ट्रांसफर करना है, क्या करना है? जीन ट्रांसफर, तो भी हम इसी का सहारा लेते हैं। किसका? वेक्टर का, यानी कि प्लाज्मिड का। समझ गए हम लोग? तो ये सब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है? डीएनए जो हम लोग पढ़ेंगे, डीएनए का क्या किया जाता है। अब आप लोग इधर आ जाओ, तो समझ गए इसके पास कितने डीएनए होते हैं? दो। एक होता है इसका जीनोमिक डीएनए और एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। किसके पास? बैक्टीरिया के पास। अगले देखो लिखा होगा कहीं ना कहीं बेटा, यहाँ पे देखो कह रहा है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मिड। और बेटा इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो कि प्लाज्मिड किसे बोलते हैं? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। कह रहा था प्लाज्मिड डीएनए कन्वर्ट सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। ये कह रहा है कुछ इसमें फिनोटाइपिक कैरेक्टर को भी क्या करता है? ये दिखाता है। और फिनोटाइपिक कैरेक्टर कौन से होते हैं बेटा?
जो बाहर से देखने पे लगते हैं। जैसे आप लोग वहां के जो बाहर से मुझे दिख रहा है वो आप लोग क्या हो, आपको क्या दिख रहा है? फिनोटाइप। आपका जीनोटाइप पता नहीं कैसा हो। आप लोग घर पे जाके शैतान का रूप ले लेते हो। यहाँ पे तो अच्छे लग रहा है, घर पे जाके अब तो मैं आ गया कोचिंग से, अब क्या अब तो वहीं से होता रहता है। तो इसका मतलब कुछ का फिनोटाइप क्या होता है, अलग होता है। जीनोटाइप क्या होता है, अलग। तो फिनोटाइप का मतलब होता है जो बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, वो बोलते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर। और जो अंदर जो उसका कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, जीनोटाइपिक कैरेक्टर। अगले कह रहा है वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। In higher classes, you will learn that the plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. Foreign का मतलब होता है बाहर का DNA, जो मैंने अभी बकरी के दूध का जीन्स निकाला था। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे कह रहा है तुम अगली क्लास में पढ़ोगे कि हम लोग कैसे प्लाज्मिड का यूज करते हैं, और वो मैंने अभी आपको बता दिया कैसे यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, यानी कि उसको फॉरेन डीएनए को, यानी कि मैं बोल सकता हूँ किसी डिजायर्ड डीएनए को किसी दूसरे के अंदर भेजने में। समझ गए? तो बेटा वहां पे किसका होता है, प्लाज्मिड का। किसका होता है, समझ गए कैसे होता है? ये फॉरेन डीएनए का मतलब पता है क्या है, जो मैंने अभी बकरी के दूध से निकाला था, डीएनए से निकाला था, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन डीएनए। या मैं उसको बोल सकता हूँ डिजायर्ड डीएनए। क्या बोल सकता हूँ? डिजायर्ड का मतलब होता है पसंदीदा अपना डीएनए, उसको किसी के अंदर ट्रांसफर करना। किसका काम होता है, प्लाज्मिड का। किसका होता है? अगले देखो, कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, नो ऑर्गेन्स लाइक। यहां पे देखो बेटा, कह रहा है नो ऑर्गेन्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। ये कह रहा है कोई भी ऑर्गेन्स नहीं होता है सिर्फ किसके, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता है। राइबोसोम इसीलिए होता है किसमें, प्रोकैरियोट सेल में। बंद कर दिया, क्या कर रहा है, लाइट ना है। अरे तो ये अगले बार चलने दो पीछे। नहीं बेटा पीछे हवा आ रही खिड़की। तो ऐसा करो ना ये, अरे चलो चलो अब ये क्या हुआ, ये वाला तुम कर दिया। चलो ठीक है जो भी है रात में मैं तो ऐसे पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत। एक यहाँ पे कह रहा है, इधर देखो, यूकैरियोट सेल में बेटा सारे ऑर्गेन्स होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, खाली एक होता है, वो भी क्या, राइबोसोम, क्योंकि उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल के पास सब कुछ प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अरे कहाँ पहुंच गए हम लोग? इसके बाद देखो कह रहा है प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम। इसके पास क्या होता है, मैंने कहा था अलग से क्या होता है, और ये किसका इनफोल्डिंग होता है, सेल मेम्ब्रेन का। किसका होता है? और मेसोसोम का काम क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन। किसमें हेल्प करना, मैं बताऊंगा और भी काम होते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी काम करता है, लेकिन मेन काम जो करता है वो करता है रेस्पिरेशन में। किसमें करता है? अच्छा ये बात तो आपको सब लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। मैंने कहा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होना, और हमें क्या मिलना, एटीपी। वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। कभी भी ये मत कहना कि प्लांट रेस्पिरेशन में CO2 लेते हैं, प्लांट भी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। और बेटा एक बात और बताऊं, जब तक रेस्पिरेशन नहीं होगा तब तक आपको कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि बेटा कंप्लीट ब्रेकडाउन अगर ग्लूकोज का होना है तो आपको पता है 38 ATP मिलते हैं। कितने मिलते हैं? और अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो खाली मिलते हैं 2 ATP। कितने मिलते हैं? जो ईस्ट से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? ईस्ट जो होता है उसमें होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वहां पे कितने ATP मिलते हैं? 2। अगर आप खाना खाओगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, अगर रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो आपको 2 ATP तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको 38 ATP नहीं मिलेंगे। मतलब सोचो कितने गुना एनर्जी कम हो जाएगी आपको। अब आप ऐसा तो है नहीं कि अभी आप कितना गुना खाना खा रहे हो, 2 टाइम खा रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 2000 टाइम खाना खा लोगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, रेस्पिरेशन होना जरूरी है। और बैक्टीरिया में काम कौन करता है? मेसोसोम, जो मैं बोल सकता हूँ सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, एक्सटेंशन, मतलब उससे मिलके बना होता है। क्लियर हुआ इतना बेटा? ठीक है। अगले कह रहा है बेटा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। इसे अंडरलाइन करो और इस तरह मान लो इतना बड़ा। ये कह रहा है प्रोकैरियोट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो कौन होता है? मेसोसोम। इसका मतलब मेसोसोम और किसी सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। जहां जहां बायोलॉजी में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वहां इतना बड़ा स्टार मान जाएगा। अगर 10 जगह लिखा है तो 10 जगह में 5 जगह तो क्वेश्चन आ ही जाएगा।
क्योंकि वो कंफ्यूज वहां करते हैं जहां पे आपको, अब जैसे वो वहां पे उसमें क्वेश्चन में लिख देंगे स्टेटमेंट में कि प्रोकैरियोटिक सेल का यूनिक फीचर न्यूक्लियस एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक सेल का यूनिक फीचर क्रोमैटोफोर, प्रोकैरियोटिक सेल का यूनिक फीचर म्यूसोम, और नीचे लिख देंगे ऑल ऑफ दीज। आप लोग बड़े आराम से लगा के आओगे ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल के बाद न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, आपको पता है म्यूसोम भी एब्सेंट होता है, और आपको पता है क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है, और आपको पता है बेटा हाँ कि ये क्या होता है, वो ये प्रेजेंट होता है। मतलब आप लोग लगा के आओगे क्या, ऑल ऑफ दीज। लेकिन यहाँ साफ साफ लाइन में लिखा है बेटा कि कह रहा है कि म्यूसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, उसने और किसी का नाम नहीं लिया है, तो आप लोग भी नहीं ले सकते, ध्यान रखना। इसीलिए मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को जहां जहां पे ऐसे पॉइंट मिले कि कतई साफ साफ एनसीईआरटी में लिखे, वो स्टेटमेंट वहीं से उठा देता है। और 10 जगह का लिखा है यूनिक कैरेक्टर, तो वहां से 5 जगह से 100% क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, इतना बड़ा स्टार बनाना, ठीक है, जहां पे मिले। इसके बाद क्या है, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये किसकी इनफोल्डिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन की। ये ऐसा होता है, देखो ये देखो, ये ग्लाइकोलिक्स है बैक्टीरिया का, इसके बाद ये क्या है बेटा, सेल वॉल क्या है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये ऐसे ऐसे होता है, बस ये क्या होता है, म्यूसोम, समझ गए। ये हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में भी, और किसमें हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी, और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, बताऊंगा अभी आपको। तो ये समझ गए, ये क्या है बेटा, यूनिक फीचर क्या है, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, समझ गए। और इसके बाद अगर बोले प्लांट सेल का, तो यूनिक फीचर क्या है, सेल वॉल। बस ऐसे यूनिक फीचर जितने भी सब ध्यान रखना, ठीक है, कहां कहां पे क्या है। आप लोग ये बताओ, ये अभी जितनी भी पॉइंट्स है उस क्लियर हुए सब आपको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल एनवेलोप। एनवेलोप का मतलब क्या होता है बेटा, कवच, कवच होता है, कवर, सही है, बहुत लिखा हुआ इसके बारे में, क्या है, चलो सही है, पढ़ते हैं। ठीक है, सेल एनवेलोप का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। एनवेलोप का मतलब होता है कवरिंग, यानी कि उसकी कवरिंग कैसी होती है, ठीक है। मैंने कहा सबसे हार्ड कवरिंग किसकी होती है, बैक्टीरिया की। किसकी होती है, इसीलिए होती है कि इसके पास देखो क्या क्या होता है। कह रहा है मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलोप। क्या कह रहा है, केमिकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए यही कारण है कि बैक्टीरिया हर जगह सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। आपके पास भी अगर सेल वॉल होती तो आप भी पानी में सर्वाइव कर जाते, ठीक है। कह रहा है सेल एनवेलोप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3, कितनी लेयर बेटा, 3 लेयर स्ट्रक्चर। सबसे पहले अंडरलाइन करो, आउटर मोस्ट कौन है बेटा, ग्लाइकोकेलिक्स, इसके बाद कौन है, सेल वॉल, एंड अगले कह रहा है क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप लोग खुद सोचो, जरा से बैक्टीरिया को इतनी कवरिंग दे दी, यानी कि हमारे पास खाली सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट के पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है, और बैक्टीरिया के पास तीनों है, सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, और एक आउटर कवरिंग है, किसी क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोकेलिक्स, क्या बोल रहे हैं। अगले कह रहे हैं ऑल थ्रू ईच लेयर ऑफ द एनवेलोप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, यानी कि फंक्शन जो होते हैं वो अलग अलग करती हैं। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, यानी कि तीनों लेयर का फंक्शन क्या है, अलग अलग। यहाँ लिख लो अगर ना पता हो, अलग अलग। अगले कह रहा है दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोडक्टिव। अब ये तो बात सही है कि तीनों अगर हम बात करें तो कर क्या रही हैं, प्रोडक्शन ही कर रही हैं, बैक्टीरिया को बचा ही रही हैं। कह रहा है बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, आपको बताइए बात, 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलोप एंड द मैनर इन व्हिच दे रिस्पोंड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। आपको पता होगा बैक्टीरिया को स्टेनिंग करके दिखाया जाता है, सही है। अगर वो कलर दे रहा है, कलर देता है ब्लू कलर का, तो बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और नहीं दे रहा है तो क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव। इसमें ऐसा भी होता है कि एक बैक्टीरिया होता है पैथोजेनिक, एक होता है नॉन पैथोजेनिक, मतलब एक बैक्टीरिया टाइप का डिजीज करता है, एक टाइप का डिजीज नहीं करता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है स्टेनिंग प्रोसीजर हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है। कह रहा है डेवलप बाय ग्राम, ये साइंटिस्ट का नाम है ग्राम, दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव, और जो स्टेन नहीं देता है वो क्या होता है, ग्राम नेगेटिव। नाम भी देखो कैसे है, ग्राम, अरे ग्राम नाम है ये, ऐसे किलो किलो होता है, किलो नाम बड़े बड़े अजीब हैं। ऐसा कोई नाम होते है राजेंद्र प्रसाद, तो कितना अच्छा लगता है। अरे उसका रीजन सिर्फ मुझे लगता है ये हो रहा होगा, इंडियंस बेटा कम से आ रही है, बहुत से आ रहे हैं, लेकिन इंडियंस लोगों को एजुकेशन का चांस ही नहीं मिला। हम लोग गुलाम थे उस टाइम, क्या थे, अरे गुलाम थे आप लोग ना अंग्रेजों के। आपको लोग पता ही बात, पता है सब लोगों को, अभी 15 अगस्त आने वाला है, कभी नहीं पता तुम्हें, तुम्हें नहीं पता। आप सुनो, आप लोग गुलाम थे,
तो मुझे लग रहा है जो 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 स्टडी का चांस था वो हमें मिला ही नहीं, तो डिस्कवरी कहां से करते? अगर मुझे लग रहा है ऐसा भी हुआ होगा कि किसी ने डिस्कवरी की भी होगी तो मुझे लग रहा है उसकी अंग्रेजों ने छीन ली होगी और नाम अपना क्या अपना लगा दिया होगा। इसीलिए बेसिकली आपने देखा होगा जितनी डिस्कवरी की है सब अंग्रेजों ने की है। यहाँ पे आपको कोई देसी नाम लगता है कि कहीं तोता नाम लिखा हो? नहीं लिखा होगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि हमारे देश में क्या कम साइंटिस्ट हैं? बेटा कई साइंटिस्ट ऐसे हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, कई इंजीनियर ऐसे हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े देशों में। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमारे मतलब हमारा डंका बोलता है हर जगह, मतलब इस मामले में कि अब हम लोग बहुत आगे हो गए। और वो भी तब जब हम लोग गुलाम रहे थे। सोचो 1947 के बाद तो हमें आजादी मिली है। अभी जस्ट अगर हम बात करें तो आपके बाबा ने देखी हुई आजादी कि कैसे हो रही है, भाई देखी होगी। आपके फादर के पिता ने मुझे लग रहा है नॉर्मली देखी होगी, सुना होगा कि आज देश आजाद हो गया। और उससे पहले हम लोग क्या थे? गुलाम थे। हमारा कोई भी अधिकार हमारे भारत में, खुद के भारत में नहीं था। सोचो ये कितनी बड़ी बात है। बोलते हैं हमने नहीं देखे, सोचो कैसी बात है। आज आप लोग स्वतंत्र हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो अपनी इच्छा के। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कहीं भाग जाओ, मैं कह रहा हूँ अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कि आपको लग रहा है मैं पढ़ूंगा तो पढ़ सकते हो, आपको लग रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा तो डॉक्टर बन सकते हो। आपको अधिकार है, लेकिन पहले अधिकार नहीं था। अगर अंग्रेजों ने कह दिया कि भाई तुम आलू खेती करोगे तो तुम्हें आलू खेती करना है, उन्होंने कह दिया तुम धान खेती करोगे। अब तुम्हारा माइंड कितना भी स्ट्रांग हुआ, तुम कितने भी पढ़ने में सही हुए, लेकिन उन्हें मतलब इससे अगर नहीं करोगे तो सीधे को क्या करते हैं, जंजीर बांध के टांगों में डाल देते हैं, अब लोग कारावास में रहो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग आजाद हो, गोली मार देते हैं, हाँ सही बात है। और बेटा आप लोग आजाद भारत में रह रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तब भी हम लोग इतने आगे निकल गए। सोचो अभी कितने दिन हुए आजाद हुए, अगर पीछे जाओ, अरे दिन का मतलब ऐसे नहीं 10-12 दिन की बात कर रहा हूँ, मतलब 70-80 साल हुई है। ये मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने फादर से पूछोगे तो उनके फादर अगर हों अभी भी तो बता देंगे। एक लड़का मुझसे बोला एक बार, वो हम लोग पढ़ते थे तो बच्चे तो पता है कानूनी होते ही हैं, तो ये बोला मुझसे, बोला ये 500 का नोट दिखाया उसने, तो बोला ये जो गांधी जा रहे हैं इसके पीछे ये जो है मेरे बाबा हैं। मैंने कैसे मान लूं मेरे बाबा हैं? मतलब अजीब बात है। बोला मेरे बाबा हैं ये, तो मैंने कहा मैं कैसे मान लूं तेरे बाबा हैं? बोला अरे मेरे बाबा कहते थे कि हम लोग गए थे, तो मैंने कहा गए थे तभी फोटो किया था क्या? बोला तो ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में है, ऐसे कलाकार यहाँ से क्रिएटिविटी निकालते हैं। मुझसे ये बोला देखो पहले, तो मैंने कहा तू ये कह रहा है जो इसके पीछे है वो मेरे बाबा हैं, आपको बोला कि मेरे पास क्या मेरे मतलब बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं आजकल के। वो मुझसे ये बोला था, अभी है हाई स्कूल फर्स्ट बात में, उस टाइम क्लास में था, तो मुझसे एक बार बोला ये जो गांधी जी है इसके पीछे मेरे बाबा हैं। तो मैंने कहा कैसे मालूम तेरे बाबा हैं? फिर मैंने कहा इससे पीछे मेरे बाबा हैं। ठीक है बेटा अगले आता है। तो आप लोग समझ गए ये सब चीजें, ठीक है। बैक्टीरिया को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है? 2 पार्ट में, एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम। अब अगले देखो बेटा, कह रहा है ग्लाइकोकेलिस डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। थिकनेस का मतलब होता है मोटाई। कह रहा है अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। बेटा ग्लाइकोकेलिस का थिकनेस होता है वो डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया किस जगह पे सर्वाइव कर रहा है, कहां पे रह रहा है, ठीक है। और इट कुड बी अ लूज शीट कॉल्ड द सिलम लेयर इन सम, while in other it may be thick and tough called the capsule। ये कह रहे हैं कुछ में तो बहुत सिलिम होता है ग्लाइकोकेलिस, इसको बोलते हैं क्या? ए सिलिम लेयर। और कुछ में क्या होता है थिकनेस मतलब मोटी होती है, बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? और ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। अगले देखो बेटा, जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां मैं अंडरलाइन करवा दूंगा आपको, ठीक है। अभी आप लोग ज्यादा मत देखना। अगले देखो, द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। ये देखो बेटा, एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फाउंड ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। ये कहना जा रहा है कि जो सेल वॉल होता है, क्या होता है? सेल वॉल होता है वो बैक्टीरिया को ब्रस्ट होने से, ब्रस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब सेल का फटने से, या कोलैप्स का मतलब है कि बैक्टीरिया मतलब बेसिकली ये बैक्टीरिया बेकार ना हो जाए, डेथ ना हो जाए, उससे सेल वॉल क्या करता है? बचाता है। आपको ने कई बार पढ़ा होगा सेल वॉल का काम ही होता है मैकेनिकल सपोर्ट। क्या होता है? समझ गए आप लोग? जैसे बैक्टीरिया को कोई भी दिक्कत, पंखे चला लो, लाइट आ गई, अरे तो चला लो, तो चल रहा है क्या सही है क्या? कहां से होगी? सही है बेटा। अब देखो आप लोग, ये देखो मैंने बोला कि बेटा आप बात मत करो,
मैंने ये बोला कि तीनों लेयर का जो मेनली काम होता है वो तो होता है प्रोटेक्टिव, यानी प्रोटेक्ट करना बैक्टीरिया को, ठीक है। लेकिन फिर भी अलग अलग काम होते हैं। जैसे बाहर से अगर थिकनेस की बात करें तो आपको पता है, अरे क्या कर रहे हो, गिलाइकोकैलिक्स की थिकनेस अलग अलग होती है, आपको पता ही बात। इसके बाद ये कह रहा है कि सेल वॉल का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना और यानी कि सेल को ब्रस्टिंग से बचाना, सही है। और आपने देखा होगा, एक बात और बताऊंगा आपको, जब हमें पता होता है कि हमें कहीं भी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं करवानी है, जैसे अचार होता है, अचार ये ब्रस्ट कर रहा है, क्या मतलब है देखो सुन लो। जैसे अचार होता है, आपने देखा होगा, ए बेटा बोलो मत, अचार होता है आपने देखा होगा, नमक लगा रखते हैं, फिर उसके ऊपर कोई ग्रोथ नहीं होती बैक्टीरिया वगैरह की। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं हम लोग, और जब कंसंट्रेशन किसी चीज का चेंज होगा तो जो चीज अंदर जा रही होगी बैक्टीरिया की वो बाहर आएगी, जो बाहर जा रही होगी वो अंदर जाएगी। जहाँ पे सेल फूलना होगी वहां पिचक जाएगी, जहाँ पिचकना होगा वहां। तभी तो आपको पता होना चाहिए कि जो समुद्री एनिमल्स होते हैं यानी कि मैरीन वाले, वो फ्रेश में नहीं रह पाते, और जो फ्रेश है वाटर वाले होते वो कभी मैरीन में नहीं रह सकते, क्योंकि आपको पता है कि समुद्र के पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और यहाँ के पानी की कंसंट्रेशन कम होती है। और आपको पता है बेटा, डिफ्यूजन जो ऑस्मोसिस होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जहाँ पे मछली को पानी चाहिए होगा वहां उसकी सेल से निकल जाएगा बॉडी से, तो इसका मतलब मर जाएगी। समझ गए आप लोग? ठीक है, अगले कह रहा है बेटा, हाँ, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली का मतलब जानते हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन टाइप की होती है बेसिकली। एक होता है बेटा परमेबल मेम्ब्रेन, कौन सी होती है? एक होता है इम्परमेबल और एक होता है सेलेक्टिव परमेबल। परमेबल का मतलब होता है कोई भी चीज, चाहे सॉलिड हुआ सॉल्वेंट हुआ, आर पार जा पाए, मतलब सेल से बाहर या सेल से अंदर आ जा पाए, तो उसको बोलते हैं क्या? परमेबल। ये देखो, इम्परमेबल का मतलब होता है जिसके आर पार कोई भी चीज ना जा पाए। जैसे सपोज आप दूध की थैली लेके आए, तो आप बोल सकते हो कैसी मेम्ब्रेन है? इम्परमेबल, क्योंकि दूध अंदर बाहर नहीं जा रहा है। और सेलेक्टिव का मतलब होता है बेटा कि सेलेक्टिव चीजें ही जाएं, मतलब सेल से जो चीज जाने वाली है वो जाएं, सेलेक्टिव चीजें, उसे बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल। समझ गए हम लोग? ठीक है, तो कह रहे हैं बैक्टीरिया के पास सेलेक्टिवली परमेबल होती है इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और इंटरेक्ट आपको बताया जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो आउटसाइड यानी कि सेल के आउटसाइड से ही इंटरेक्ट होगी। और कह रहा है दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू द यूकैरियोट्स। इसे भी बेटा स्टर्न होना बड़ा सा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या सिमिलर होता है, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर इसने बता दिया क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो दोनों में कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। नीट में कुछ ऐसा नहीं कि कुछ बहुत डिटेल में आता है, यही सब पॉइंट्स रह जाते हैं, लेकिन वहां पे आप कंफ्यूज जाते हो। इसीलिए मैं स्टार बना रहा हूँ लगातार, किताब लेके बैठो सब लोग, जहां जहां मैं कह रहा हूँ बड़ा बड़ा स्टार बनाते रहो, समझ रहे हो? यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल होती है, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होती है। सही है? अगले देखो, कह रहा है स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, बोलो मत बेटा, इज द मेसोसोम। क्या होता है? जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं बहुत देर से। ये क्या है? यूनिक फीचर। क्या है बेटा? किसका? आप लोग बोला करो, किसका? तेरी से बोला करो ना। जैसे पंडित जी कहते नहीं है, वो हवन पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? स्वाद साथ में बोलना पड़ता नहीं, मतलब स्वाद ही बोला करो। सही है? कह रहा है विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन। का मतलब पता जानते क्या होता है? घुमाओ। क्या होता है? और किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। फोल्डिंग, हाँ फोल्डिंग हो सकते है, ठीक है। कह रहा है these extension are in the form of vesicle, tubules और lamella. They help in, अब बेटा यहाँ से स्टार अंडरलाइन करो, help in, मेसोसोम हेल्प किसमें करता है? तो पहला क्या है बेटा? सेल वॉल फॉर्मेशन, क्या है? और दूसरा क्या है बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, मतलब डॉटर सेल में कैसे जाएगा। और दे आल्सो हेल्प इन बेटा रेस्पिरेशन, और अगले क्या लिखा है? सीक्रेशन। और कह रहा है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एंजाइमेटिक कंटेंट। अब देखो यहाँ पे इतने काम बता दिए इसने। सबसे पहले आपका क्या? सेल वॉल फॉर्मेशन, क्योंकि बेटा इसके पास स्ट्रक्चर ही बहुत ज्यादा नहीं है जो सब काम अलग अलग करेगा। एक काम जैसे मेसोसोम है, उसका काम क्या क्या हो गया? सेल वॉल फॉर्मेशन। दूसरा क्या हो गया? सेल डिवीजन में हेल्प करना, यानी कि जब सेल के पास डीएनए डॉटर सेल में जाता है डबल बराबर, उसमें हेल्प करना। तीसरा कह रहा है, ये क्या कह रहा है बेटा? रेस्पिरेशन। और चौथा क्या कर रहा है? सीक्रेशन। इतने काम करता है। और दूसरा आपको पता होगा
जहां जो बायोलॉजी में जहां भी आपको फोल्डिंग दिखे, क्या दिखे बेटा, कहीं भी, मैं पूरी बायोलॉजी बात कर रहा हूँ, उसका काम ही होता है इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या होता है बेटा, चाहे आप लोग लिख लो ऐसे कि फोल्डिंग, ये वो वाली फोल्डिंग नहीं जो समझ रहे हो, आपने फोल्डिंग मत खरीदी होगी ना। फोल्डिंग का मतलब होता है इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या होता है बेटा, क्यों, क्योंकि आप लोग बताओ, इधर देखो, अगर कोई चीज ये सेल है, अगर इसका इतना सरफेस है, अगर मैं इसको ऐसे करके फोल्ड कर दूं तो बताओ सरफेस बढ़ गया नहीं बढ़ गया। अब यहाँ पे अगर 5 मीटर की रस्सी आ जाएगी तो पहले कितनी आ रही थी, खाली 1 मीटर, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, देखो ये वाला एरिया बढ़ गया ना बहुत ज्यादा। तो फोल्डिंग का काम ही होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में फोल्डिंग होती है जिन्हें क्रेस्टी बोलते हैं, उनका काम भी क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। ये एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इन फोल्डिंग काम होता है इंक्रीज सरफेस। कोई बच्चा बताएगा इसके अलावा और कहाँ होता है ये फोल्डिंग, जहाँ बोल सकते हैं इंक्रीज सरफेस एरिया करते हैं इसमें। हाँ सही कह रहा है, बिलाई, जो आपने देखा है जो इंटेस्टाइन होती है उसकी इनफोल्डिंग अंदर वाली जो लेयर होती है वो फोल्डिंग होती है। अबे गधों मैंने बनाई थी ऐसे करके, ऐसे करके। इसका भी काम होता है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाना। तो जहां भी बायोलॉजी में आपको फोल्डिंग मिले, इसका मतलब ही होता है इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाना। यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में वहां भी क्रेब साइकिल के लिए, मतलब वो ईटीएस होता है उसके लिए। तो मतलब हर जगह जो फोल्डिंग होती है उनका काम ही होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। क्लियर हुआ। अगले देखो, इसके बाद कह रहा है बेटा, हाँ इन सम प्रोकैरियोट्स, देखो सम प्रोकैरियोट्स को मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनकी बात कर रहा है। लाइक साइनोबैक्टीरिया, किस बात कर रहा है, साइनोबैक्टीरिया का मतलब BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। There are other membranous extension into the cytoplasm और कह रहा है बेटा क्रोमैटो, जो मैं बार बार बोलता हूँ आपको, which contain, इसके अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है, वो कौन सा, क्लोरोफिल A, जिससे क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। इसीलिए मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास 2 और भी ऑर्गेन्स होते हैं, एक होता है क्रोमैटोफोर, एक होता है मीसोसोम। सही है। जो मीसोसोम होता है वो लगभग माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे होता है, और जो तुम्हारा क्या होता है जो एक क्रोमैटोफोर, ये होता है क्लोरोप्लास्ट की जगह पे। क्लियर हुआ। क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ। ठीक, ये आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, आप लोग कहीं भी पढ़ा करो, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन, ये यही तो होते हैं लॉजिक वाले क्वेश्चन कि सर फोटोसिंथेसिस तो बैक्टीरिया भी करता है और प्लांट भी करते हैं, प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, बैक्टीरिया के पास नहीं होता। सही है। तो अधिकांश लोग ये सब बातें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, नीट में। तो आप लोग यहाँ पे बेटा अंडरलाइन कर लो, स्टार मार लो, ठीक है। जहां स्टार बनाते हो और पेंसिल से बना के मिट जाएगा स्टार सारे। जब तक आप 5 मिनट के पेपर देने पहुंचोगे सब मिट जाएंगे। पेंसिल नहीं, पेन चलाया करो, किताब है बेकार हो जाएगी, 200 रुपए की अगली तरफ रख देना। मतलब बच्चे किताब में बहुत रुपए हो जाते हैं। क्या, हाँ वो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप लोग अभी पेंसिल से लिख रहे हो कुछ चीज तो 5 मिनट तक वो मिट जाएगी करके, और वहां पे स्टार इतने बनाए सब मिट जाएंगे। ढूंढो ऐसा करके चश्मा लगा के, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसीलिए पेन से बनाओ, पेन से, ठीक है, पेन का यूज करो बेटा। अगले देखें, अगले पढ़े। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा बाहर कवरिंग जो होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर जो होती है कौन होती है, सेल वॉल, और उसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स को देख के हम बताते हैं बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है या फिर नॉन कैप्सुलेटेड है। सेल वॉल का काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट, वही होता है, सब में होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से क्या बनता है, मीसोसोम। क्या बनता है, और मीसोसोम के बहुत सारे बैक्टीरिया में काम होते हैं। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। किसी बच्चे को डॉट तो नहीं है, ठीक है। अगले देखो, कुछ कह रहे हैं कि हमें का मतलब डॉट है नहीं है। बेटा आप लोग ऐसा मत करो, ठीक है। अगर जिसको डाउट है पूछ लिया करो, और मैं ऐसा नहीं कि डंडा लेके बैठा हूं, मैं बंदूक लेकर बैठा हूं, गोली मार दूंगा। किसी को भी डाउट कुछ हुआ करे पूछ लिया करो, ठीक है। बगाए आप लोग कुछ भी करो, बैठो या खेलो। ये देखो, अगले देखो, कह रहे बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल कैसे हो सकती है, और कैसे हो सकती है, नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब चल फिर सकती है, और नॉन मोटाइल का मतलब नहीं। अगर मोटाइल होगी तो फ्लैजिला होगा, और अगर मोटाइल नहीं होगी तो फ्लैजिला नहीं होगा। तो देखो
कह रहा है बैक्टीरिया सेल में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। मैंने कहा भी था यूनिसेलुलर एनिमल में अगर कोई चीज मोटाइल है तो उसके पास या तो फ्लैजिला होगा या फिर सीलिया होंगे। क्या होंगे? जैसे आपने पैरामीशियम में क्या देखे थे? सीलिया, और यहाँ पे क्या है? फ्लैजिला। समझ गए आप लोग? फ्लैजिला क्या होता है पता है? सबको पता है? फ्लैजिला का मतलब होता है बाहर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दो निकले हुए, ये नंबर में कम होते हैं, एक या दो तीन होते हैं, जो क्या करते हैं सेल को मूवमेंट देते हैं, पूंछ टाइप के। जैसे आपने देखा होगा बंदर के पास पूंछ होती है, इसके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है, प्रोकार्योटिक सेल के पास। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा यूकार्योटिक सेल में भी फ्लैजिला होता है। बताओ कौन सेल के पास? बोलो मत। अरे यूनिसेलुलर यूकार्योट्स में किसके पास और फ्लैजिला होता है? बताओ। हाँ, यूग्लिना के पास होता है। इसके बाद तुम्हारा डायनोफ्लैजिलेट्स गोनियोलेक्स के पास होता है। वहां पे क्या बताया था मैंने? गोनियोलेक्स के पास होता है एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल, और यूग्लिना के पास होता है एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ठीक है, अगले देखो, कह रहा है बेटा बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। ये कह रहा है बैक्टीरिया के पास बहुत ज्यादा कम भी होते हैं और कभी-कभी बहुत ज्यादा भी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 100 होंगे, एक मतलब नंबर का थोड़ा डिफरेंस होगा, एक या दो तीन बस। ठीक है, इतना। अगले कह रहा है बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है हुक और तीसरा होता है बेसल बॉडी। कह रहा है फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। यहाँ भी स्टार बनाओ। ये कह रहा है कि बेटा जो ये वाला पार्ट होता है कौन सा? फिलामेंट वाला। ये जो आउटसाइड होता है सेल से निकला हुआ, वो क्या होता है? फिलामेंट ही होता है। क्या होता है? फिलामेंट। ठीक है, अगले देखो, हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, चलो ठीक है। इसके बाद यूकार्योटिक सेल स्टार्ट है। थोड़ा आराम कर लो, पानी पी लो। पानी किसी बार मिल देना। पानी कहाँ है? किसी बार नहीं है देना। ये सब लोगों ने पानी के कुछ लोगों को प्यास भी लगती होगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वाटर बोतल लेके नहीं आए। आप लोग गधो वाटर बोतल लेके आया करो, क्या दिक्कत है? चाहिए ऐसे फ्रूटी वाली बोतल ले आया करो। हैं? पानी पीना बहुत जरूरी होता है, आपको पता नहीं है? बचता नहीं है? अच्छा, भर के तुम लाओ पियेंगे ये सब, है ऐसा होता है। ये भी बात है। बोलो मत बेटा। मैं स्टार्टिंग में लास्ट ईयर की बात है तो मैं ऐसे ही मैं किसी का भी पानी पी लेता हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं किसका है। ठीक है, तो एक बच्चा बोला सर आप ऐसे किसी का पानी पी लेते, तो मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कोई चार्ट बना हुआ है कि सुबह को डॉक्टर आएगा वो देखेगा कि कितनी नर्व रहेंगे? मैंने कहा नॉर्मल आदमी तुम्हारी तरह बिल्कुल, इसलिए किसी का भी पी लेता हूँ। ऐसा देखो, ठीक है। ये अगले कह रहा है बेटा कहाँ पे थे हम लोग? कहाँ पे थे? चलो पढ़ लो बेटा। पानी किसी पीना है? पी लो। पी लिया? अब इधर आ जाओ। नहीं ला रहे हो? अरे अभी नहीं बेटा, 10 मिनट बचे हैं, अब बाहर जाओगे। अगर किसी को लाना तो यहाँ से 1 बजे चले जाओ, जाओ ले आओ। कोई जा रहा है? 15 मिनट बाद नहीं है, आज होगा 20 मिनट बाद, वो इसमें 25 मिनट बाद। नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि ये अभी क्लास जो स्टार्ट हुआ था वो 2:15 को हुआ था, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा 3:45 पे। समझ गए? आज आई थिंक फिजिक्स वाले आएंगे। हाँ, तो फिजिक्स वाले सर आएंगे। अरे तो हैं? क्या कर रहे हैं? चलो पढ़ते हैं। बहुत देर से बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम थोड़ा रिलैक्स करो आराम से। अब एक गधो 1 घंटा 3 घंटा में ऐसे करने लगते हो, और जब अगर आपको 5 घंटे क्लास लेनी पड़े 4 घंटे, तो क्या करोगे?
अरे हाँ, आपने परसों फिनिश पढ़ा होगा 3 घंटे, 3 घंटे भी पढ़ा था। सो तो नहीं कहता, टाइम देते हो बीच में थोड़ा थोड़ा। मैं घर पे था ना, चलो ठीक है। बच्चे इतने आए, बोलो मत बेटा, बोलो मत। वो थोड़ा मैं काम चला गया था, लड़ाई वड़ाई हो गई थी थोड़ा सा। मेरी आज तक में इतना बड़ा होगा किसी लड़ाई नहीं हुई है अभी तक। कोई अगर मारता भी है तो मैं कहता हूँ ठीक है भैया अच्छा। दूसरा, मैं लड़ाई करने वाला हूँ नहीं, पहली बात तो ये। किसी से गलत नहीं बोलता तो मुझसे भी गलत बोलता ही नहीं, पहली बात तो हैं शादी के बाद। चलो ठीक है, वो देखेंगे। इधर देखो चलो देखा जाएगा, लेकिन पहले इधर सुनो। लेकिन अब क्या होता है तुम्हें घर पता हुआ, ये घर में लड़ना बहुत होता है। वो छोटा भाई हमारा बहुत लड़ रहा है, तो वो क्या है, उसने थोड़ा बहुत बना लिया वो गैंग सैंग टाइप का। गैंग नहीं मतलब स्कूल में बच्चे होता नहीं है कि ये 5 दोस्त मेरे, ये 5 दोस्त तेरे, अब देख लेंगे क्या होगा, देखेंगे क्या होगा। लड़ाई हो गई दो लोगों में, 2 बच्चों में। तो उस चक्कर से मैं क्या था, तो थोड़ा सा उनका फिर थाने में ले जाके मैटर सॉल्व करवाया। मैंने कहा अगर ऐसे करवाया तो मानेंगे नहीं, फिर से लड़ाई करेंगे। आज इसने मारा, कल वो मारेगा, फिर ये होता रहेगा। तो फिर थाने तहरीर दी, उसके बाद सब समझाया, तो वो भी उन्होंने भी मतलब माना लिखित रूप में कि ठीक है आप कभी लड़ाई नहीं करेंगे। और दोनों लोगों को मतलब वो हो गया, वो सही रहा, इससे दोबारा कभी लड़ाई ना हो ऐसी। और आप लोग लड़ाई से बचा करो जितना बच सको। लड़ाई करने से क्या फायदा मिलता है बताओ, कुछ मिलता है क्या? ठीक है बेटा, आप बहुत देर भाई बात हो गई, पढ़ने थोड़ी देर। अब पढ़ लो बेटा, बात हो गई बहुत देर, इधर आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है अब बेटा इधर पढ़ लो। बोलो मत, अब बोल कौन है आपको? कह रहा है फिलाइला एक से क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? फिलाई एंड फिम्बरी। सही है। आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। ये 3 स्ट्रक्चर और होते हैं किसके पास? बैक्टीरिया के पास। एक तो फिलाइला होता है, पता ही आपको। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से निकला हुआ, दिखे जो आपको। कह रहा है बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटेलिटी। इनका रोल जो होता है वो मोटेलिटी में नहीं होता है। मोटेलिटी में इसका रोल होता है खाली फिलाइला का। सही है, इनका रोल नहीं होता है। अगले कह रहा था पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। इसका नाम होता है ट्यूबुल, क्या होता है? पिलीन। पिलीन नाम होता है, क्या होता है? पिलीन। कह रहा था फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्पॉटिंग आउट ऑफ द सेल। ये भी आउटसाइड होते हैं सेल के। कह रहा है इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प द अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यू। इनका काम होता है अटैचमेंट। क्या काम होता है? ये किसी रॉक से या किसी होस्ट ऑर्गेनिन से, मतलब किसी ऑर्गन के पास जाके अगर अटैचमेंट करेंगे तो उनका रोल कौन प्ले करेगा? फिम्बरी एंड पिलाई। समझ गए आप लोग? और बैक जो फिलाइला का रोल होता है वो कितना होता है? खाली मोटेलिटी, बस सेल को अगले पीछे करना। समझ गए आप लोग बेटा? तो आप लोग पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ आपको? इतना पढ़ाया, ठीक है। बोलो, बोल कौन रहा है? बोल रहा है आपको भाई। चलो ये खत्म ही करें पहले, फिर आपका प्रोकार्योटिक सेल हो जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे यूकार्योटिक सेल। मुझे लग रहा है आप लोगों को लगभग प्रोकार्योटिक सेल या बैक्टीरिया के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको ये 3-4 बार तो बता चुका हूं अब तक कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या अब्सेंट होता है, और वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। आगे कह रहा है अब राइबोसोम की बात कर रहा है। आपको पता है राइबोसोम कौन से होते हैं? 70 होते हैं यहाँ पे। कौन से होते हैं? 70 होते हैं। और राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये सब आपको पता है। कह रहा है इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। साइज करो तो कर लेना। एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, 50 एस और 30 एस। आप कुछ लोग कहेंगे 50 और 30 मिलकर तो 80 एस होता है। बेटा इधर देखो, जो 70 एस होता है कितना होता है? राइबोसोम होता है, उसका जो होता है सब यूनिट एक होता है 50 और एक होता है 30। और जो बेटा 80 एस होता है उसका एक होता है 60 और एक होता है 40 एस। अगर आपको ना बताओ तो लिख लो। 70 एस का कितना होता है? 50 और 30। अब ये होता क्यों ऐसा? सुनो आपको, ये जो राइबोसोम की दोनों यूनिट होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कैसे होती हैं?
जब ये साथ में आती हैं तो ये थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर जाता है। क्या कर जाता है? ओवरलैप। और ओवरलैप का मतलब है 10 और 20 जो एस है ये इसमें चला जाता है। एस का मतलब होता है स्वेडनबर्ग यूनिट, जो नापने की यूनिट होती है साइज को। तो ये ओवरलैप कर जाता है, और ये ओवरलैप कर जाता है उसका मतलब क्या हुआ कि वो खत्म, जैसे समझ नहीं रहेगा। अगर ये पेन है जैसे वो 5 सेंटीमीटर है और दूसरा पेन भी कितना है 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं इसको ऐड ऐसे करूं कि वो 1 सेंटीमीटर ओवरलैप कर जाए तो ये कितना बचेगा? 9 बचेगा ना। ऐसे ही यहाँ पे हुआ है, समझ गए? ओवरलैप यानी कि साथ में ऐसे आके चिपक के ओवरलैप कर जाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए उसमें कम हो जाता है साइज, समझ गए? इसीलिए 50-30 का होता है 70 है, तो 60-40 का कितना होता है 80 एस। क्लियर? अगले बेटा कह रहा है यूनिट विच देन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70 एस, ठीक है? और 70 एस को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अगले कह रहा है राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये बात आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, फिर मैं बता दे रहा हूँ। ये देखो राइबोसोम का काम खाली इतना होता है कि प्रोटीन जो फॉर्मेशन होता है वो राइबोसोम वाली साइट में होता है। कैसे? देखो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगी कहानी। वैसे हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स। कहाँ पढ़ेंगे? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से बहुत मजा आता है मुझे पढ़ाते हुए पर्सनली, पढ़ते मजा आता है। कुछ बच्चों को जेनेटिक्स में लगता है बहुत कठिन लगता है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन क्या पढ़ेंगे, और वो मुझे मजा आता है पढ़ाते, ठीक है? वैसे मुझे पूरी बायोलॉजी अच्छी लगती है। ये देखो बेटा ये क्या है? सेल है। क्या है? यहाँ पे देखो सेल है। अब ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? यहाँ पे क्या है? डीएनए। क्या है? और डीएनए के सेगमेंट को बोलते हैं जीन्स। पता है आपको ये सब बातें? ठीक है। अब जैसा इसके पास डीएनए होगा वैसे उसके पास जीन्स होंगे और वैसे ही वो प्रोटीन बनाएगा। क्लियर हुआ? कैसे? देखो ये डीएनए से बेटा बनता है एमआरएनए। क्या बनता है? ऐसे बन गया। एमआरएनए का काम होता है डीएनए को कोड करके लाना। क्या करके लाना? कोड करके। और ये कोड करके लाता है तो ये जाता है राइबोसोम के पास। कहाँ जाता है? और राइबोसोम का काम इतना होता है कि जो यहाँ पे जितने अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं? अमाइनो एसिड, उनको अकॉर्डिंग टू जीन्स जो प्रोटीन बनानी है उसके हिसाब से अमाइनो एसिड की चेन को बनाना। और वही तो क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। तो आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम का काम होता है इस अमाइनो एसिड की चेन को जोड़ना। और ये क्या बन रहा है? प्रोटीन। ये वही साफ करता है राइबोसोम। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो बिल्डिंग है वो कौन है? राइबोसोम। यानी कि यहाँ बैठ के आप पढ़ रहे हो, समझ गए? तो राइबोसोम काम होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प इन, मतलब हेल्प करना खाली। ऐसा नहीं कि ये मेन होता है, इसका रोल होता है खाली यहाँ पे चेन बनती है बस अमाइनो एसिड की, और वही क्या होती है? प्रोटीन। आपको पता होना चाहिए कि आप लोग 20 टाइप की अमाइनो एसिड होते हैं। कितने टाइप होते हैं? और 20 टाइप के अमाइनो एसिड से करोड़ों प्रकार की प्रोटीन बनती है। कैसे? जैसे 26 लेटर होते हैं और उनसे बेटा दुनिया में जितने भी नाम है सब बने हुए हैं। भाई आप लोग बताओ, किसी में ए पहले है तो किसी में बाद में नाम चेंज हो जाएगा। अगर मान लूं मैं अपना ही नाम ले लूं, मेरा नाम क्या है? नहीं मतलब अंशु, ठीक है? ये देखो अब मैं यहाँ पे अपने नाम से यू हटा दूं तो क्या मेरा नाम बचा? ये कहाँ बचा? अंश हो गया। मेरा नाम तो नहीं है ना, दूसरे का नाम होगा किसी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं एक लेटर हटाने से नाम चेंज हो जाता है और एक लेटर जोड़ने से क्या हो जाता है? नाम चेंज। ऐसे ही बिल्कुल होता है बेटा कि 20 अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड की चेन को ही क्या बोलते हैं? प्रोटीन। अब जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस में लग गया उसी टाइप की प्रोटीन बन जाएगी। और अमाइनो एसिड बेटा कैसे होते हैं? यूनिवर्सल। कैसे होते हैं? हर किसी एनिमल में होते हैं। अब वो डिसाइड करेगा डीएनए कि किसके पास कैसे जीन्स हैं और कैसे अमाइनो एसिड की चेन बनानी है। ये आपको जेनेटिक्स में बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। जैसे ऐसे ही मान लो अगर आपको किसी को नंबर देना है, क्या देना है? फोन नंबर। सही है? अब सही है। अब आपको फोन नंबर देना है तो आपका फोन है ना, वो आपका क्या होगा? नंबर अलग होगा। भाई किसी का 8650 ऐसे है ना, दूसरे का अलग होगा। ऐसे ही हमारा डीएनए का होता है। डीएनए का जैसा तुम्हारा जीन्स होगा वैसा ही प्रोटीन बनाएगा, और वैसा जैसा प्रोटीन बनाएगा वैसा ही तुम्हारा बॉडी में स्ट्रक्चर और फंक्शन होंगे। समझ गए आप लोग? तो ये पूरा खेल किसका होता है? डीएनए का। और डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। और एमआरएनए से क्या बनता है? राइबोसोम के हेल्प से प्रोटीन। क्या बनता है? और बेटा आपकी पूरी बॉडी में प्रोटीन ही तो है, और है क्या? आप लोग बताओ, सारे एंजाइम प्रोटीन, बहुत हार्मोन प्रोटीन, पूरा ऑर्गन्स बन रहा है सब प्रोटीन है, सब प्रोटीन ही। चलो ठीक है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अगले देखो
कह रहा है बेटा राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, पता है आपको इतनी बात सब लोगों को। अगली कह रहा है बेटा 70S, हाँ ये तो पता है आपको। यहाँ पे ट्राई कर लो बेटा ऐसे प्रोकार्योटिक राइबोसोम। अगर आपसे पूछ रहा है प्रोकार्योटिक राइबोसोम कितना पता है, वैसे पहले मत करो कोई बात नहीं। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल mRNA, और उसको बोलते हैं चेन को बोलते हैं बेटा क्या, पॉली राइबोसोम। पॉली का मतलब ही होता है एक से ज्यादा राइबोसोम। जब mRNA के साथ, mRNA मतलब जो मैसेज लेके आता है डीएनए से, उसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। और आरएनए जो लेके आया डीएनए से मैसेज, उसके साथ जब बहुत सारे राइबोसोम ऐड जाते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। और कह रहा है द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। समझ गए आप लोग? एक बात और बताऊं, आपको पता है डीएनए से mRNA बनता है और mRNA से क्या बनती है, प्रोटीन। डीएनए से mRNA बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? और जब mRNA आता है साइटोप्लाज्म में, वहां जाता है किसके पास, राइबोसोम के पास, और वहां पे क्या करता है, ट्रांसलेशन। यानी कि mRNA से प्रोटीन बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन, जिसमें हेल्प करता है कौन, राइबोसोम। समझ गए आप लोग? ठीक। अब ये कह रहा है इंक्लूजन बॉडी, ये कुछ ऐसी बॉडी होती है इनके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल क्या होता है, स्टोर, उन्हें क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। या मैं बोल सकता हूँ कुछ ऐसी वेसिकल जो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो ये कह रहा है देखो, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकार्योटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। दीज आर नॉट बॉन्ड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म। अब इसका नाम याद कर लो, फॉस्फेट हो गया, ग्रेनुल्स हो गया, साइनोफाइसियन ग्रेनुल्स हो गया, ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स हो गया, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यहाँ पे इसको डालना गैस वैक्यूल बस, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल। एक बार पूरा रिवाइज करवाऊंगा, थोड़ी देर आराम कर लो, इसके बाद पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल आपको पता है बेटा जो हमारे अंदर होती है, डिटेल में पढ़ेंगे सबके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसके बाद तुम्हारा गोल्गी बॉडी क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इसके बाद वैक्यूल्स क्या होता है। इन सबको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा किसके बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया के बारे में। एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगा, जल्दी जल्दी आप लोग जल्दी पढ़ लो एक बार। किसी को डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो, जल्दी पढ़ो पढ़ो बेटा। जितना मैं पढ़ाता हूँ बेटा उतना घर पे जाके याद कर लिया करो। ये बात एक बार देख लिया करो घर पे जाके, क्या क्या सर ने पढ़ाया और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो आपको पता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी भाई तो वैल्यू तैयार हो रही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन में मुंह भर लोगे, आज 10 चैप्टर पढ़ लूंगा, हल्के हल्के डेली, ठीक है, हल्के हल्के कंटिन्यू। चलो पढ़ो। जल्दी लेके आना। बेटा पढ़ो, रिवाइज करो। कौन है बाहर जाएगा कल, बैठे रहो। ये अथॉरिटी का लड़कियों के लिए तो किसी की नहीं, तुम लोग बैठे रहो बेटा, लड़के हो थोड़ा मेहनत किया करो। ये बेचारे तो ऐसे हैं कि अभी कहने सर बेहोशी आ रही है, मुझे छोड़नी पड़ेगी, जल्दी जाओ। इसलिए कहता हूँ पानी वानी लड़कियां पीते हैं ज्यादा सही रहता है। आ जाओ आ जाओ।
बेटा आप लोगों ने पढ़ लिया है, किसी कोई डाउट है बताओ जो अभी तक पढ़ा? एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा जो हमने पढ़ा अभी तक। बोलो मत। मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने कहा था सेल जो होती है वो होती है दो टाइप की। कितनी टाइप की होती है? एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। मैंने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो बेसिकली आप बोल दिया करो जल्दीबाजी में बैक्टीरिया की बात होती है। अगर कोई प्रॉपर डिटेल में पूछ रहा है तो आप बोलना कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और विडो ग्रीन एल्गी। ये सिंपल भाषा में बोलो कि किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म के पास होती है, बकाया किसी के पास नहीं होती है। हम सिंपल भाषा में बोल देंगे किंगडम मोनेरा में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, उनके पास कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक। और बकाया दुनिया में जो भी है सबके पास कौन सी होती है? सही है, मैंने ये बता दिया आपको। इसके बाद मैंने कहा जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है अगर मैं उसके बारे में पढ़ूं या मैं बैक्टीरिया के बारे में पढ़ूं, बातें की है, क्योंकि बैक्टीरिया भी कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर होता है। तो हम लोग इसका मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा तो था, लेकिन साथ में किसके बारे में पढ़ लिया? बैक्टीरिया के बारे में, कि जो बैक्टीरिया के बारे में क्या क्या उसके पास होता है। पहली बात मैंने कहा यहाँ पे 4 शेप होती है। कितनी शेप होती है? 4, जिसमें तुम्हारी पहली होती है बेटा रॉड शेप, दूसरी होती है कॉमा शेप, वो सॉरी स्फेरिकल, तीसरी होती है कॉमा शेप, चौथा होती है स्पाइरल, सर्पिलाकार, ठीक है। मैंने कहा था जैसी शेप वैसे उसका नाम। अगर कोई रॉड शेप है तो इसका मतलब नाम कैसा है उसका? बैसिलस। अगर स्फेरिकल नाम है तो क्या होगा? अगर सॉरी स्फेरिकल शेप है तो कोकस, कॉमा शेप है तो विब्रियो, और अगर स्पाइरल है तो स्पाइरलम। क्लियर है इतना? ठीक है। अगले मैंने बताया कि बेटा यहाँ पे जो होता है बैक्टीरिया, मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी, मतलब इसके बहुत ज्यादा हैबिटेट होते हैं, एक नहीं होता। मैं ऐसे बोल सकता हूँ साफ साफ में लाइन लिख लो, जहाँ ना पहुंचे कभी वहां हो जाए बैक्टीरिया, सही है ना? जहाँ ना पहुंचे रवि वहां हो जाए बैक्टीरिया, सही है। अगले देखो, मैंने कहा इसके पास बेटा 2 टाइप के डीएनए होते हैं। एक होता है इसका खुद का डीएनए, जीनोमिक डीएनए, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। इसका काम सिंपल भाषा में समझो तो होता है जेनेटिक, यानी कि हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल नहीं कह दो, रुक जाओ, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ बोल रहा था, कुछ निकल रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, सिंपल भाषा में बोल दो कि कुछ हम प्रोडक्ट नया बनाते हैं उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। वो अभी आप लोग ये मत सोचा करो कि प्लाज्मिड, मैं तो डर जाऊंगा इसका नाम सुन के। बेटा ये सब आपको आम लगेगा, जैसे पूरी बायोलॉजी आप लोग पढ़ लोगे, क्योंकि हर चीज का एक ना वो होता है, चैप्टर आता है। जैसे अभी आप सेल के बारे में स्टडी करो मेहनत से, इसके बाद अगर आपको लग रहा है प्लाज्मिड या बायोटेक्नोलॉजी क्या है तो उसका भी पूरा यूनिट है प्रॉपर, आप लोग आराम से पढ़ोगे मेहनत से, ठीक है। अगले देखो, अगले कह रहा है बेटा यहाँ पे मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबोसोम भी होता है, मेसोसोम क्या होता है? यूनिक फीचर। क्या होता है? किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। मेसोसोम का काम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन से बनता है, उसका काम होता है मेसोसोम का रेस्पिरेशन, मेन बताया जो मैंने। वैसे सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, सीक्रेशन हो गया, ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करना हो गया, ये सब काम किसके होते हैं? मेसोसोम के। क्लियर हुआ इतना? ठीक है बेटा। इसके बाद अगर सेल एनवेलोप की बात करें तो मैंने कहा 3 कवरिंग होती हैं। पहला होता है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा होता है सेल वॉल और तीसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने कहा तीनों काम, देखो तीनों का अगर सिंपल भाषा में बोले तो एक ही काम होता है, प्रोटेक्शन करना। क्या होता है? सेल को प्रोटेक्ट करना। लेकिन वैसे अगर देखें तो तीनों का अलग अलग काम होता है। जैसे मैंने बताया कि आउटर कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स होती है, उसका भी थिकनेस डिपेंड करता है कि वो कहाँ जगह किस जगह पे रहता है। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर ग्लाइकोकैलिक्स है उसको हम लोग अगर थिक है तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? और वैसे सिलिंडर भी बोलते हैं, थिक बहुत थिन है, पतला है। दूसरा मैंने कहा सेल वॉल का काम होता है प्रोटेक्ट करना, और जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया उसका काम मेसोसोम बनाना, ये सब होता है। और वो तो पता ही, आउट कवरिंग होती है, 3 कवरिंग आपको क्लियर हुआ? ठीक है। अगले कह रहा है बेटा ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव का मतलब स्टेनिंग प्रोसेस होती है। अगर कलर दे रहा है तो पॉजिटिव और नहीं दे रहा है तो निगेटिव। अगले मैंने बताया आपको बेटा, ये तो हो गया। इसके बाद सेल वॉल डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, इतना काम हो गया।
इसके बाद इसके पास क्या होता है, अगर एक बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजेला होगा, और बैक्टीरिया मोटाइल नहीं है उसके पास फ्लैजेला नहीं होगा। बैक्टीरिया में फ्लैजेला के अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे फिम्बरी और पिलाई। उनका काम सिंपल सा होता है कि बैक्टीरिया को अटैचमेंट देना, यानी किसी से अटैच होता है बैक्टीरिया, रॉक से या फिर किसी और चीज से, तो उसका मतलब उसको अटैच करना। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अगले मैंने बताया राइबोसोम, जो बैक्टीरिया के पास राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, 70S, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और कुछ बॉडी होती है इंक्लूजन, उनके नाम आप लोग याद कर सकते हो। बकाया आपको बताया जो राइबोसोम का मेन काम होता है वो होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि विदाउट राइबोसोम के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प तो डीएनए बता रहा है, खाली ये करो, एमआरएनए वो खबर लेके आ रहा है, लेकिन जो बन रहा है जहाँ पे चेन अमीनो एसिड की वो कहाँ बन रही है, राइबोसोम के पास। यानी कि राइबोसोम एक जगह होती है जहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि राइबोसोम जहाँ भी होते हैं वहाँ वो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वो भी तो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, आपको पता होगा, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, राइबोसोम, और उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम लोग अगले पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, कल स्टार्ट करूंगा तो आपको सब पढ़ाऊंगा क्या क्या है। बकाया आप लोगों को ये बताओ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सब बच्चों को क्लियर हुआ, किसी भी डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो बकाया आप लोग घर में पढ़ाई करो, और इसके बाद कल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और बेटा छुट्टी मत किया करो, ठीक है, कोई बच्चा मेहनत से, ठीक है। चलो कल